हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने बिजनेस स्टडी +2 क्लास चैप्टर 7.1 डायरेक्टिंग मतलब कि निर्देशन क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले एक बहुत ही अच्छी सी लाइन लिखी हुई है, वो लाइन सुनाएंगे आपको कि निर्देशन संस्था को गतिशीलता प्रदान करता है। डायरेक्टिंग प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो भी मूवमेंट्स होते हैं एक संस्था के अंदर वो निर्देशन मतलब डायरेक्टिंग से होते हैं। ये बहुत ही छोटे शब्द में बहुत बड़ी बातें इसने बता दी। निर्देशन का क्या मतलब वर्क है कि निर्देशन पूरी संस्था को चला के रखता है, मतलब क्या आना क्या जाना कैसे आना किसके कहीं पे क्या हो रहा है, तो ये निर्देश ही तो हो रहा है। कौन किसको कह रहा है ये डिपेंड करता है वो स्ट्रक्चर पर बिजनेस के, ठीक है ना। तो निर्देशन के बारे में हम इसका मीनिंग आपको बताएंगे, सुनिए इसका मीनिंग। कहता है मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन का क्या अर्थ है। निर्देशन का अभिप्राय संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना, क्योंकि मनुष्य ही काम करते हैं ना, जो कर्मचारी वो मनुष्य ही हैं, इसलिए उनको ही निर्देश देंगे भाई आप ऐसे कर लीजिए, आप वैसे कर लीजिए, आप यहाँ मत जाइए वहाँ जाइए, वो करिए वो ना करिए। ये क्या है, उनको बताया जा रहा है। उनका मार्गदर्शन करना मतलब संदेश वहन करना, उन्हें प्रेरित करना, अभिप्रेरित करना, ताकि उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, जो भी टारगेट है बिजनेस के उनको पूरा किया जा सके। तो यह प्रबंध प्रक्रिया का वह अंग है जो यह सुनिश्चित करता है कि एक संगठन में लोग कुशलता प्रभावपूर्णता से काम करें। तो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस यहाँ से आप यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। कि निर्देशन मानव संसाधन को निर्देश देगा, ठीक है ना, उनको मार्गदर्शन करेगा, संदेशवान करेगा और अभिप्रेरित करेगा, बस डैट्स ऑल। ये था निर्देशन डायरेक्टिंग का मीनिंग, ठीक है। इस तरह से आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन के सिद्धांत। आप बोलेंगे जी आप विशेषता महत्व तो नहीं बता रहे, तो आप ये समझ लीजिए मैनेजमेंट के जो 5 पार्ट्स हैं उसमें से डायरेक्टिंग है जो निर्देशन है वो भी एक चौथा हिस्सा है ना उसका। तो जो मैनेजमेंट की विशेषताएं और महत्व आप कर रहे हैं उसमें से ही 90% आप इसमें डाल दें। याद हो गई आपको, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वहाँ से अच्छी तरह क्लियर कर लो और हर बार कहीं ना कहीं आपको मिलती रहेंगी। सुनिए अब सिद्धांत इसके। सबसे पहला सिद्धांत है अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मतलब कि जो निर्देशन है निर्देशन की जो पद्धति है तो वो किस पर लागू होगी बताइए, कर्मचारियों पर, ठीक है ना। तो अधिकतम योगदान देंगे संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति जब ही हो पाएगी पूरी। तो बहुत सारे व्यक्तियों को मिलकर योगदान देना पड़ेगा तब निर्देशन पूरा कह सकता है। तो पहला सिद्धांत यह है कि अधिकतम व्यक्तियों का योगदान होना। उद्देश्य के सामंजस्य का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि क्या कहना चाह रहा है ये, यहाँ पर संगठनात्मक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य में पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए। मतलब पता होना चाहिए भाई संगठन के क्या उद्देश्य हैं और व्यक्तिगत उद्देश्य क्या हैं। तो कर्मचारी संगठन में अधिक पारिश्रमिक मिलना चाहिए, तरक्की आदि उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी काम करते हैं। कहीं सोचते हैं ना भाई मुझे मतलब आगे बढ़ना है ऊपर जाना है, तो उस उद्देश्य से भी काम करते हैं। दूसरी ओर संगठन का उद्देश्य अधिक लाभ कमाना होता है, बाजार में अपना हिस्सा बनाना होता है। तो कई बार देखा जाता है कि दोनों पक्षों के उद्देश्यों में टकराव पैदा हो जाता है। तो उधर लाभ का अधिक हिस्सा भी चाहिए और कर्मचारियों को अपना भी चाहिए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत हमें इस प्रॉब्लम से निजात दिलाता है। उसके बाद है आदेश की एकता का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मतलब इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, अधीनस्थ एक ही समय पर एक ही अधिकारी को आदेश प्राप्त होने चाहिए। मतलब ये सिद्धांत ये बोलता है एक टाइम में एक ही जन एक अधिकारी एक व्यक्ति को आदेश देगा, ठीक है ना। एक से अधिक आदेश प्राप्त होने तो अधीनस्थ क्या होगा, समझ नहीं पाएगा भाई क्या किसका काम पहले करो और किसका काम बाद में, भ्रम पैदा हो जाएगा, झगड़े पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए ये सिद्धांत हमें बोलता है कि आदेश की एकता का सिद्धांत एक समय में एक व्यक्ति के द्वारा आदेश दिया जाना। उसके बाद कहता है वो निर्देशन पद्धति की उपयुक्तता का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन मतलब टेक्निक्स। इसमें वो कहना ये चाहता है कि इस तरह की विधियों का प्रयोग किया जाए जिससे प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण हो। मतलब जो पर्यवेक्षण का मतलब होता है देख रेख करने का काम, कुशल नेतृत्व हो, अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन है वो खुला हो, अपनापन महसूस हो, उसमें किसी तरह का भेदभाव महसूस ना हो और अच्छी तरह से मोटिवेट करें। तो ये निर्देशन पद्धति उपयुक्त लगाने का सिद्धांत है, मतलब इस तरह की पद्धति लगाए। उसके बाद है हमारे पास प्रबंधकीय संदेशवाहन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन मतलब इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, प्रबंधक यह देखना चाहेगा जो कुछ कहा गया है क्या अधीनस्थ उसे उन्हीं अर्थों में समझ लिया है क्या, उसने दिए गए निर्देशों को सही अर्थों में समझ लेने से अधीनस्थों का काम सरल हो जाता है, बार बार पूछने की टेंशन खत्म और प्रबंधकों के पास नहीं जाना पड़ता फिर।
तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है प्रबंधकीय संदेशवाहन का सिद्धांत, मतलब जो प्रबंध है, जो मैनेजर है, वो अच्छी तरह से संदेशवाहन कर पाया नहीं कर पाया, या सामने वाले को समझ आया या नहीं आया, ये चेक किया जाएगा। उसके बाद है औपचारिक संगठन के प्रयोग का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इस सिद्धांत में क्या होगा, वरिष्ठ एवं अधीनस्थों के मध्य सूचनाओं का स्वतंत्र आदान प्रदान। जो वरिष्ठ मतलब बड़े और अधीनस्थ मतलब जो नीचे काम कर रहे हैं, उनके बीच जो सूचना है वो स्वतंत्र रूप से आना जाना पता होना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो निर्देशन की कुशलता काफ़ी हद तक सूचनाओं के प्रभावपूर्ण आदान प्रदान पर भी डिपेंड करती है कि सूचनाएं औपचारिक है अनौपचारिक दोनों माध्यमों से प्रेषित होनी चाहिए, ठीक है ना। अनौपचारिक संगठन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि भाई जिससे संगठन मजबूत बन सके, ठीक है ना। उसके बाद है नेतृत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। तो इस सिद्धांत में क्या होगा कि अधीनस्थों का निर्देशन करते समय प्रबंधकों को अच्छा नेता या अच्छा नेतृत्व प्रदान करना चाहिए, मतलब अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए जिससे कि अधीनस्थ प्रबंधकों के प्रभाव में आ जाएं और प्रबंधक जैसा चाहे वैसा ही वे काम करें, अच्छा काम होएगा, ऑटोमेटिक बढ़िया होएगा। उसके बाद है लगातार अनुसरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रो, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक यह देखा जाना चाहिए कि उसके द्वारा तैयार की गई नीतियां हैं जो या जारी निर्देशों को किस सीमा तक लागू किया गया है। यह देखा जाना चाहिए कि कर्मचारी द्वारा प्रबंध का अनुसरण किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से ये आपके लगातार जो मैंने आपको बताए सिद्धांत निर्देशन के 8 सिद्धांत मैंने बताए हैं, तो अच्छी तरह आप इनको करें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा निर्देशन के तत्व भी, इसी के साथ अटैच कर लेंगे हम क्वेश्चन को। तो निर्देशन को कितने भागों में बांटा गया है, निर्देशन के प्रकार, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, निर्देशन के तत्व कौन कौन से हैं। तो निर्देशन कोई एक कार्य नहीं बल्कि अनेक कार्यों का समूह है। तो वो समूह या उनको 4 तत्वों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक है सुपरविजन, मतलब पर्यवेक्षण। सुपरविजन का काम क्या होता है, जो दिन प्रतिदिन का काम होता है अधीनस्थों के द्वारा, उसकी प्रगति की देखभाल करना और उनका मार्गदर्शन करना, ये होता है, ठीक है। भाई सही काम हो रहा नहीं हो रहा है, उस प्रगति को चेक करना। सेकंड है जो संदेशवाहन, मतलब कम्युनिकेशन के विचारों और भावनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण करना व समझने की कला। कुल मिलाकर कम्युनिकेशन मतलब आमने सामने अपने विचारों को करना, कोई उसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, दूसरी ओर इन बातों को सारों को मतलब अधीनस्थों को अच्छी तरह बताना, जो प्रभावपूर्ण तरीके से काम हो सके, फिर दिक्कत नहीं आती किसी तरह के काम को करने में, और काम करने की भावना संदेशवाहन के माध्यम से और बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद अगर लीडरशिप का मतलब है नेतृत्व, मतलब कि इसका अभिप्राय दूसरों को इस ढंग से प्रभावित करने से ताकि वे जो नेता चाहे वे करे, मतलब ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, इस तरह का मतलब मोटिवेशनल सिस्टम होना चाहिए। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आ गया है मोटिवेशन, मतलब अभिप्रेरणा। इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो वांछित उद्देश्य प्राप्ति हेतु लोगों में उत्तेजना पैदा करते हैं। तो मोटिवेशन के बारे में मैंने बताया कि उत्पादन के विभिन्न साधनों में मानव ही एक ऐसी सक्रिय साधन है, मतलब जो भौतिक साधनों में गतिशीलता प्रदान करेगा, उनको काम को करेगा, मतलब पूरा। मनुष्य अगर स्थिर हो जाएगा तो कोई भी काम अच्छी तरह नहीं हो पाएगा। इसलिए मानव संसाधन को अधिक गतिशील, जागरूक और तत्पर करने के लिए समय समय पर मोटिवेट करना जरूरी होता है। उसके लिए फिर मोटिवेट करने के उन्होंने मेथड ही बनाए होंगे आगे, ठीक है, वो नेक्स्ट आएंगे, बाद में देखेंगे, जैसे वित्तीय और अवित्तीय दोनों प्रकार की कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे तत्व हैं इनके आगे चैप्टर बन जाएंगे, फिर एक एक करके हर एक के बारे में बताएंगे, वो आगे आपको समझाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।